Hello everyone, I welcome you all in the 8th lecture of Indian Poetry lecture series। आप सभी का स्वागत है लेक्चर 8 में इंडियन पोइट्री लेक्चर सीरीज के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल्स एंड पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने जो भी ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्राउन रूल था या कंपनी रूल था वो डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली असेंबली हमने डिस्कस किया सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने डिस्कस किया फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमने डिस्कस किया प्रीएम्बल। अब तक 7 लेक्चर बन चुके हैं। मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दी है, आप इन लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? शेड्यूल्स। फर्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल में क्या है? फर्स्ट शेड्यूल क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? फर्स्ट ऐसे, जब मैंने आपको जब बताया था, पहले थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ मैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने दिखाया बताया था, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें 8 शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स। लेकिन अब ये नंबर बढ़ के 12 हो गया है। अब 12 शेड्यूल है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दे रखा है? फर्स्ट शेड्यूल इज कंसिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट इज आल्सो इंक्लूडेड। मतलब फर्स्ट शेड्यूल में इंडिया के स्टेट्स कितनी, यूनियन टेरिटरी, इन चीज़ों के बारे में, बाउंड्रीज बॉर्डर्स के बारे में दे रखा है फर्स्ट शेड्यूल। ये बहुत ईजी है फर्स्ट शेड्यूल। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो भी आपको डिफिकल्ट लगे, बहुत ईजी है। इंडिया के बारे में बाउंड्रीज, फिजिकल बाउंड्रीज और जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, इसके बारे में डिस्कस किया फर्स्ट शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल पे चलते हैं। सेकेंड शेड्यूल में दिया है द प्रोविजन ऑफ रिलेटेड टू अलाउंस, प्रिविलेजेस एंड एमोटमेंट्स। एमोटमेंट्स किसकी? इसमें क्या दिया हुआ है? अलाउंस, मतलब इनमें जो भी इनकी सैलरीज होगी, किस किस की सैलरीज दे रखी है, पहले नाम देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबलीज ऑफ इंडियन स्टेट, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ इंडियन स्टेट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस एंड कैग, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल। इनके क्या बारे में क्या दे रखा है? इनके अलाउंसेस, इनकी सैलरीज, इनके पर्क्स इस शेड्यूल में दे रखे हैं। तो सेकेंड शेड्यूल में क्या दिया हुआ? बेसिकली जो भी हमारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके अलायंस, पर्क्स और सैलरीज डिस्कस करिए सेकेंड शेड्यूल में। इजी है। थर्ड शेड्यूल में दे रखा है इट कंसिस्ट द फॉर्म ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन। एफर्मेशन और ओथ, किस किस की ओथ? जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है, यूनियन मिनिस्टर्स जितने भी हो गए, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, कॉम्पिटिटर ऑडिटर जनरल कैग यानी कि स्टेट मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन कैंडिडेट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर, हाई कोर्ट जजेस, इनकी ओथ एंड एफर्मेशन दे रखी है थर्ड शेड्यूल में। फर्स्ट में क्या डिस्कस किया हमने? यूनियन एंड टेरिटरी। सेकेंड में हमने इनके सैलरीज, पर्क्स, अलाउंस डिस्कस करे, किसके? गवर्नमेंट बॉडीज के। ओके। और जो भी पोजीशन पे गवर्नमेंट बॉडीज में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनकी सैलरीज और अलाउंसेस डिस्कस करें। थर्ड में हमने इनकी ओथ डिस्कस करी। फोर्थ में हम डिस्कस करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा एंड यूनियन टेरिटरी। राज्यसभा में जो भी सीट एलोकेट होती है, लाइक अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से कितनी सीट्स हैं राज्यसभा में? राज्यसभा में 31 सीट्स हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से। ऐसे ही हर स्टेट से एक नंबर ऑफ सीट्स हैं जो कि एलोकेट हो रखी हैं राज्यसभा में। वो नंबर दे रखा है कि हर स्टेट से कितनी सीट्स राज्यसभा में एलोकेट है, वो फोर्थ शेड्यूल में देगा। फिफ्थ शेड्यूल है इट कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो एरिया है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा, लाइक पंचायती राज, जैसे जनरल जो नॉन शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब एरिया होते हैं उनमें पंचायती राज होता है। उसी तरीके से जो शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स होंगे, उनमें क्या चीज, किस तरीके के प्रोविजन होंगे, वो डिस्कस किया है फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल है, इसमें डिस्कस किया है ट्राइबल एरियाज, कहाँ के? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये स्पेशल, ये 4 स्टेट हैं, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स के स्पेसिफिक, इन 4 स्टेट्स के इन्होंने क्या ट्राइबल कुछ सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस हैं, सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने के इन 4 स्टेट, इन 4 एरियाज के। ओके, एंड सेवेंथ शेड्यूल इज ऑल अबाउट यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ लिस्ट सब छूट गया, मैं लिख देता हूँ। ओके, सो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट। मैंने आपको बताया यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो सेंटर के कंट्रोल में होते हैं, स्टेट में वो सारे होते हैं जिनमें रूल जो भी है वो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जो स्टेट एंड यूनियन के इंटरसेक्शन आप बोल सकते हो, जिसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उन सब्जेक्ट्स को हम कॉन्करेंट लिस्ट में रखते हैं। 8th शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज बता रखी हैं जो इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर रखी है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं एक बार देख लेते हैं। असमी, बंगाली, बोंडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। सो ये 22 लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर रखी है, हमारे शेड्यूल में एडेड है। इसमें एक आप लोग देख रहे होंगे, एक लैंग्वेज मतलब इंडिया में काफी डोमिनेंट भी है, आप कह सकते हो डोमिनेंट है, लेकिन वो इसमें मिसिंग है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश 8th शेड्यूल में नहीं एडेड है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो सिर्फ 18 लैंग्वेजेस थी, बाद में लैंग्वेजेस ऐड हुई। ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ये डिस्कस करेंगे कब कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई। जब हम अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई। तो ओवरऑल मैं आपको इसको, जैसे सिंधी ऐड हुई, ठीक है, सिंधी ऐड हुई 21st अमेंडमेंट था, ठीक है, सिंधी ऐड हुई। उसके बाद कोंकणी, नेपाली, मैथिली, सॉरी कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी एक साथ ऐड हुई। फिर ऐड हुई बोंडो डोगरी, मैथिली और संथाली, ये बाद में ऐड हुई। 3 बार में ऐड हुई है। फर्स्ट सिंधी ऐड हुई, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड हुई, और फिर मैथिली, बोंडो, डोगरी, संथाली ऐड हुई। ये लैंग्वेजेस बाद में ऐड हुई, पहले हमारे 14 लैंग्वेजेस। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल से इंपॉर्टेंट कुछ है क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड हुए, ये अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड हुए। तो 9th शेड्यूल में ऐसा क्या दे रखा है? 9th शेड्यूल एक्चुअली मतलब उस टाइम ये था, जमींदारी सिस्टम चलता था। ये अमेंडमेंट जब हुई 1951, आज़ादी के कुछ टाइम ही बाद में ही अमेंडमेंट हो गई। ठीक है, 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में बना, 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हो गई। ये फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसमें क्या था, उस टाइम जमींदारी सिस्टम चलता था, उसमें क्या होता था कि लोगों के लैंड जो है, अब लोगों के पास ने अपने लैंड एक्वायर कर रखे हैं सबके पास। अब जमीन तो ऐसा है नहीं, इंडिया बन गया, इंडिया बाहर से जमीन तो आएगी नहीं, अब डेवलपमेंट करनी तो कैसे जमीन ली जाए। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि हम एक सर्टेन लैंड आप रख सकते हो, उसके बाद की लैंड हम एक्वायर कर सकते हैं आपसे। आपको ऐसा नहीं पेमेंट होगी उसकी, ऐसा नहीं अमाउंट दिया जाएगा, एक सम अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन वो आप लैंड आप रख नहीं सकते हो, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड ही रख सकते हो। सो जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए हमने 9th शेड्यूल लाया। इट आल्सो डील्स विद द एक्ट ऑफ रेगुलेशन पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। ठीक है, और वो डेवलपमेंट के लिए हम उस लैंड को यूज कर सकते हैं। 9th शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है, जब शुरू में तो इसमें ऐसा था कि इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर दो 9th शेड्यूल में, उसमें कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता है। फिर लेकिन कोर्ट ने इंटरफेयर किया और कोर्ट ने कहा कि हम नहीं, हम ऐड कर सकते हैं, अमेंड कर कुछ भी अपना जजमेंट दे सकते हैं अगर हम सही समझते हैं। तो 9th शेड्यूल ओवरऑल यही था कि इट डील्स विद द स्टेट एक्ट रेगुलेटिंग दैट डील्स विद द लैंड रिफॉर्म से डील करता है। मेन इसमें लैंड रिफॉर्म्स आए थे, लैंड रिफॉर्म, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि जमींदारी सिस्टम कौन से शेड्यूल से एबॉलिश हुआ? तो 9th शेड्यूल से एबॉलिश हुआ। इट आल्सो डील्स विद एक्ट रेगुलेशन दैट पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। First Amendment 1951 added the 9th schedule to protect the laws, including in its judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. However, 2007, the Supreme Court ruled the laws included in the schedule after April 1973 are not open to judicial review. So, April 24, 1973 के बाद से
अगर कोई भी चीज 9th शेड्यूल में ऐड करी जाती है तो उसको जुडिशियल व्यू पॉसिबल है। उससे पहले का अगर 24 अप्रैल 1973 से कुछ भी पहले ऐड किया गया है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि अप्रैल 24 1973 के बाद से जो भी चीज अगर 9th शेड्यूल में आप ऐड करोगे तो हम उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ये डेट इंपॉर्टेंट है। 10th शेड्यूल है, इट कंसिस्ट प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर एंड ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। हमने कब ऐड किया? 52nd अमेंडमेंट 1985 में, ऑल्सो नोन एज एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि इलेक्शन हुआ, एक बंदा कोई जीत गया, उसने क्या किया, दूसरी पार्ट मतलब वो अपने में तो मेजोरिटी ला नहीं पाया, दूसरी पार्टी मेजोरिटी में, दूसरी पार्टी भी मेजोरिटी में नहीं रही, मतलब हंग असेंबली बन गई। तो उसने क्या किया, पार्टी चेंज कर ली, अपनी पार्टी चेंज कर ली और उस पार्टी में दूसरी पार्टी में चला गया और उस पार्टी को वोट अपना जो भी वो जीता सीट था अब उसके में काउंट हो रही है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा होने लगा कि कभी कोई किसी में दल, कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कभी कोई किसी पार्टी में जा रहा है। इस चीज़ को रोकने के लिए राजीव गांधी के टाइम पे, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने एंटी डिफ्लेक्शन लॉ लाया कि ये इस तरीके से मतलब कोई आए दिन पार्टी ना चेंज करे, इसलिए एंटी डिफ्लेक्शन लॉ लाया गया कि मतलब आए दिन कोई किसी पार्टी से खड़ा हो गया और किसी पार्टी से जीत गया और बाद में वो किसी और पार्टी में ज्वाइन करके उनको सपोर्ट करके सरकार बना रहा है। इस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, इसको एंटी डिफ्लेक्शन लॉ कहते हैं 10th शेड्यूल में जो चीज है। तो ये इस तरीके से 11th शेड्यूल है। 11th शेड्यूल क्या है? सॉरी, दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट 1992। इसमें पंचायती राज है, पंचायत पंचायत का पूरा दे रखा है, मतलब पंचायत किस तरीके से वर्क करेगी, क्या वेलफेयर किस तरीके से होंगे, तो उस पर डिस्कस कर रखा है 11th शेड्यूल में। कब ऐड हुआ ये इंपॉर्टेंट है, इसकी अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इसमें कितने मैटर्स हैं? 29 मैटर्स हैं। इसी तरीके से 12th शेड्यूल है। 12th शेड्यूल म्यूनिसपैलिटी से डिस्कस डील करता है, इसमें 18 मैटर है। एंड ये कब ऐड हुआ? 74th अमेंडमेंट 1992। सो ये 12th शेड्यूल है। 12th शेड्यूल म्यूनिसपैलिटी से है, 11th शेड्यूल पंचायत से डील करता है। ओके, सो ये 12th शेड्यूल थे। होपफुली आपको समझ में आ गया हो 12 शेड्यूल क्या क्या है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स। पार्ट्स ऐसा नहीं है कि पार्ट्स, लेकिन पार्ट्स आप इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि पार्ट्स आपको चीजें याद करने में मदद करेंगे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज होती है, कोई भी आर्टिकल आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको पार्ट्स याद है तो बहुत जल्दी आप रिकॉल कर पाओगे आर्टिकल। तो पार्ट्स एक बार देख लेते हैं। सो आर्टिकल 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक एक पार्ट है, उसको हम कहते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसमें हम डिस्कस कर रखा है बॉर्डर एंड ऑल द, जैसे मार्क जितने भी बॉर्डर्स एरिया हैं कि कौन सा स्टेट किस में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में आ रहा है, इस तरीके से सब एरिया डिवाइडेड, कितने स्टेट्स हैं, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रखा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में। ठीक है। सिटीजनशिप सेकेंड पार्ट है, इसमें आर्टिकल आता है 5 से 11 तक। ये सेकेंड पार्ट है, इसमें सिटीजनशिप कैसे हम ले सकते हैं, कैसे अबॉलिश कर सकते हैं सिटीजनशिप, ये सब इसमें दे रखा है। थर्ड पार्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पूरे डिस्कस कर रखे हैं 12 आर्टिकल से 35 आर्टिकल तक। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि आपसे कोई एक पर्टिकुलर राइट पूछ लिया, जो एमसीक्यू एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें आपसे पूछ लिया कि राइट टू अनटचेबिलिटी किस में दे रखा है, और आर्टिकल आपको ऊपर नीचे कहीं दे दी, तो आपको अगर पता है कि फंडामेंटल राइट है अनटचेबिलिटी, ठीक है, सो वो 12 से 35 के बीच में, तो आप वो एलिमिनेशन लगा सकते हो उन ऑप्शंस में और आसानी से आप एक सही आंसर में पहुंच सकते हो। सो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो फंडामेंटल डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से पार्ट 4 था, लेकिन हमने बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया फंडामेंटल ड्यूटी, इसलिए हमने पार्ट 4A कर दिया इसको। ठीक है, इसीलिए आप आर्टिकल में भी देखोगे 51A है। तो फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी है, जो आर्टिकल डील करता कौन सा? 51A। ठीक है। यूनियन, फिफ्थ पार्ट है यूनियन, आर्टिकल डील करता है 52 से 151। अब लाइक आपसे पूछा प्राइम मिनिस्टर कौन से आर्टिकल में डिस्कस कर रखा है, सो आपको ऐसे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये पता है कि आर्टिकल 52 से 151 के बीच में ही आएगा क्योंकि वो यूनियन से डील करता है। सो आप अपना
आर्ट ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हो वहाँ पे, अगर कोई ऑप्शन इस तरीके से रखे, वैसे दे ही रखे होते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आप आर्ट ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हो। ये तो अभी ऊपर ऊपर देख रहे हैं, इसके अंदर भी हम जब जाएंगे तब देखेंगे आपको और आर्ट ऑफ एलिमिनेशन किस तरीके से इन चीजों में लगा सकते हो। तो यूनियन किस में दे रखा, पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 151। ठीक है, पार्ट 6 दे रखा है स्टेट, जैसे यूनियन दे रखा सिमिलरली स्टेट भी है 152 से 237 तक स्टेट दे रखा है। ठीक है, अच्छा ये पार्ट 6 है स्टेट। ठीक है, पार्ट 7 ये हमने एलिमिनेट कर दिया है, रिपील्ड हो गया, आप देख रहे हो रिपील्ड हो गया, पार्ट 7 रिपील हो गया, अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। स्टेट ऑफ पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल में पहले दो तरीके के स्टेट होते थे, अब वो दूसरे तरीके के स्टेट हमने हटा दिए, सब एक ही तरीके के स्टेट होते हैं। तो ये वाला एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है पार्ट 7 क्यों हमने एलिमिनेट किया, क्या है पार्ट 7 में, आर्टिकल कौन सा है 238, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 8 239 से 242। ठीक है, पंचायत हमने शेड्यूल देखा, पंचायत 11th शेड्यूल था, तो देख रहे हो आप पंचायत आया, म्यूनिसपैलिटी आया, ये ए आ गया। ठीक है, क्योंकि ये बाद में ऐड हुआ, पहले एक ही था, खाली 11 था जिसमें सब कुछ डिस्कस कर रखा था। ठीक है, 11 में कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पंचायत, पंचायत नाम भी नहीं था पहले इसका। सो द पंचायत, तो आर्टिकल कौन सा है 243 से 243 ओ, द म्यूनिसपैलिटी 9th ए से म्यूनिसपैलिटी आती है, इसमें आता है आर्टिकल 243 पी से 243 जी जी तक। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9 बी कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, इसमें आता है आर्टिकल 243 जी एच से 243 जी टी तक। ठीक है, पार्ट 10 है शेड्यूल ट्राइबल एरिया। ठीक है, पार्ट 10 आता है शेड्यूल ट्राइबल एरिया, आर्टिकल 244 से 244 ए। ठीक है, 11th आर्टिकल रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, स्टेट और यूनियन के रिलेशन कैसे रहेंगे, क्या किस तरीके से डील करेगा, आर्टिकल आता है 245 से 263 तक। फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स में सब प्रॉपर्टी, मतलब आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे राइट, पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट था, बाद में इसे एलिमिनेट करके हमने इसको एक लीगल राइट बना दिया। इसी तरीके से इस जो आर्टिकल फाइनेंस से, प्रॉपर्टी से, कॉन्ट्रैक्ट से, सूट से डील करते हैं, वो पार्ट 12 में आते हैं। आर्टिकल कौन सा है 264 से 300 ए, 300 ए ही वो आर्टिकल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, अब लीगल राइट। ठीक है, पार्ट 13 में आता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री, जो भी ट्रेड एंड इसके रिलेशनशिप होंगे स्टेट्स, सेंट्रल स्टेट के आपस में, सेंट्रल स्टेट के नहीं, स्टेट स्टेट के जो भी ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स में रिलेशन होंगे, वो आर्टिकल आते हैं 301 से 307 तक। ठीक है, अच्छा पार्ट 14 आता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, बेसिकली आप इसमें सर्विस समझ सकते हो यूपीएससी जैसे, जो भी स्टेट और सेंटर की सर्विसेज होंगी, पीसीएस, यूपीएससी, ये सब इसमें ही आता है। 300 308 से 323 तक। ट्रिब्यूनल, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल होती है ना, इससे जो पैनल्स होते हैं, ये होता है 14A में, इसको डिस्कस किया है पार्ट में, और आर्टिकल है 223A से 223B तक। ठीक है, 15th पार्ट में आता है इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो भी होते हैं, इसमें डिस्कस कर रखा है 324 से 329A तक। स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सेंट्रल सर्टेन क्लासेस लाइक एंग्लो इंडियंस और माइनॉरिटीज के लिए जो डिस्कस कर रखा है, उसमें वो चीज डिस्कस कर रखी कौन से आर्टिकल में 330 से 342 तक। ऑफिशियल लैंग्वेज डिस्कस कर रखी 343 से 351 तक। ठीक है, पार्ट कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज का, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 है। ठीक है, 18th पार्ट में इमरजेंसी डिस्कस कर रखी है, इमरजेंसी कौन से आर्टिकल आते हैं इमरजेंसी के तहत, 352 से 360 आर्टिकल आते हैं। मिसलेनियस में बहुत सारी चीज जो इनमें से बच गई, मिसलेनियस जब हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो हम इसमें डीपली जाएंगे, मिसलेनियस ही इसको कहते हैं। 19th पार्ट है आर्टिकल 361 से 367। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक ही आर्टिकल है 368, इसके तहत हम अमेंडमेंट करते हैं। पार्ट कौन सा 20 पार्ट है। ठीक है, पार्ट 21 है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, जो भी स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं, लाइक अभी जम्मू कश्मीर था, आप जानते हो जम्मू कश्मीर एक स्पेशल प्रोविजन स्टेट था जो हटा दिया गया, 370 आर्टिकल था। तो आप देख रहे हो 370 इसी के बीच में आएगा कहीं, 369 से 392 के बीच में, तो वो आर्टिकल सारे इसमें ही आते हैं। आपको मैं सब बताऊंगा कौन कौन से स्टेट को स्पेशल प्रोविजन है, किस किस को नहीं है। ठीक है,
आर्टिकल 22 आता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, इनके बारे में आर्टिकल आता है 393 से 395 तक। सो ये आ गया आर्टिकल 22, सॉरी पार्ट 22। सो आप देख लो नाम तो पार्ट 22 ही है, लेकिन हमने बीच में ए, जैसे लाइक ट्रिब्यूनल के लिए ए डाल दिया, पंचायत राज के लिए भी ए डाल दिया, पंचायत म्यूनिसपैलिटी के लिए ए डाला था, ऐसे ड्यूटीज के लिए एक ए बढ़ाया हमने, हमने ड्यूटीज के लिए बढ़ाया था ना एक आर्टिकल, पार्ट पार्ट ड्यूटीज के लिए बढ़ाया 4th ए। तो इस तरीके से हमने बढ़ा के इसको 25 कर दिया है नंबर। सो आज के लिए इतना ही गाइज। आप तब तक पुराने लेक्चर रिवाइज कर सकते हो, कल हम सीधे आर्टिकल्स से डील करने वाले हैं। आप हिस्ट्री के लेक्चर्स भी देख सकते हो, इसमें मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर रखी है, जिससे आप उनको अच्छे से मेमोराइज कर लो। ओके, मिलते हैं कल के क्लास में विद आर्टिकल्स। थैंक यू सो मच।